हेलो गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत लंबे समय के बाद मैं फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। हालांकि ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपको ये पता चल रहा होगा कि अभी हम लोग इस लेक्चर में IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो जितना आसान लग रहा है, इट एक्चुअली इज़न्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग कोई अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं यहाँ सीखने वाले हैं, बल्कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। ये जो है अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम बात करें दूसरे कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करना, तो उससे थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। लेकिन आप विश्वास रखो, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, सामने जो है नोटबुक और पेन लेके बैठना है, क्योंकि इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हर हालत में नोट करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार आप चीज़ों को समझ लोगे, उसके बाद बड़े आसानी से उन सारे कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चन में अप्लाई करके किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का आप जो है IUPAC नोमेनक्लेचर बता पाओगे। तो अब चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको जो है हेट्रोसाइक्लिक का बेसिक आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ। देखिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे भैया दो वर्ड है, एक हेट्रो है एंड द सेकेंड वन इज साइक्लिक। तो कोई भी जो है साइक्लिक कंपाउंड जो बन रहा है, और वो किसकी मदद से बन रहा है, विद द हेल्प ऑफ अ हेट्रो एटम्स। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है विद द हेल्प ऑफ हेट्रो एटम्स, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब अगला सवाल ये आएगा कि हेट्रो एटम्स क्या है, व्हाट इज़ हेट्रो एटम्स। तो देखिए, बिसाइड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिसाइड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, जितने भी एटम्स हैं उनको हम लोग क्लासीफाई करते हैं एज अ हेट्रो एटम्स। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन यहाँ पे है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सिलेनियम, ये मैंने 4-5 ऐसे लिए हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली एज अ हेट्रो एटम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें आप क्या, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हेट्रो एटम्स वो एटम्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हों, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सिलेनियम, तो उसे हम लोग हेट्रो एटम्स कहेंगे। और वैसे एटम्स की मदद से जब हम लोग एक साइक्लिक कंपाउंड ड्रॉ करते हैं तो उसे हम लोग ओवरऑल क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब आप मुझे ये बताना कि मैंने आपको क्या बोला कि ये हेट्रोसाइक्लिक में तो भैया एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, तो किसी भी साइक्लिक कंपाउंड को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ एटम्स का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे n जो है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स। तो आप सभी को पता है, अगर हम लोग एक एटम लेते हैं तो उससे क्या हम लोग कोई साइक्लिक कंपाउंड ड्रॉ कर पाएंगे, नहीं। तो n का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो उससे हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। n का 2 वैल्यू लेते हैं, मतलब 2 एटम्स लेते हैं, उससे भी हम लोग क्या है, 2 एटम से बस हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई क्लोज्ड फिगर नहीं, मतलब मीन्स कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो भी नहीं होगा। तो मिनिमम जो है n का वैल्यू कितना चाहिए, मिनिमम n का वैल्यू 3 चाहिए टू ड्रॉ अ साइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, n इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड n इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 2 फॉर ड्राइंग अ साइक्लिक कंपाउंड। तो इसका मिनिमम वैल्यू 3 होगा, उसके आगे 4, 5 जितना भी आप ले लो, मीन्स 3 में क्या होगा, वो एज अ ट्रायंगुलर ज्योमेट्री वो बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब हमें देखना क्या है ना, कि जैसा कि अभी मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग यहाँ पे जो है IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, तो वो 3 तरीका है हमारे पास IUPAC के नोमेनक्लेचर को करने का। सबसे पहला है हेंसे-विडमैन नोमेनक्लेचर, सेकंड वन इज़ कॉमन सिस्टम एंड द लास्ट थर्ड वन इज़ रिप्लेसमेंट सिस्टम। इन तीनों में जो है ना, सबसे वाइडली एक्सेप्टेड और यूज्ड जो होता है नोमेनक्लेचर, दैट इज़ हेंसे-विडमैन नोमेनक्लेचर, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग नोमेनक्लेचर सीखेंगे किसका, कॉमन सिस्टम रिप्लेसमेंट सिस्टम का नहीं, बल्कि हेंसे-विडमैन नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो अभी हेट्रो एटम आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए, जो यूजुअली जो यूज़ होता है हेट्रो एटम्स, उन्हीं को ले रहे हैं। तो वो 5 हैं, ठीक है, ऑक्सीजन है, सल्फर, सेलेनियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन। अब क्या है ना कि अब हम लोग क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए है ना, 1 बाय 1 करके जो है हम लोग छोटा छोटा जो है एक बेस तैयार कर रहे हैं,
जब सारा बेस तैयार हो जाए उसका सबको असेंबल करके ओवरऑल जो है हमारा एक चार्ट बन जाएगा। उस चार्ट को अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लोगे, फिर उसी के बेसिस पे आप लोग फर्दर क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम्स हम लोगों ने ये 5 देखा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन। अब इनको जो है इनको एज अ प्रीफिक्स हम लोग कैसे यूज़ करेंगे IUPAC जब लिखेंगे, तो ऑक्सीजन को हम लोग यूज़ करेंगे एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब ऑक्सीजन हेटेरोएटम से अगर कोई भी हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड गिवन रहेगा तो उसमें सबसे पहले जो है हम लोग उसी का नाम लिखेंगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं एज अ प्रीफिक्स हम लोग अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सा लिखेंगे, सल्फर रहेगा तो थाया लिखेंगे, सेलेनियम होगा तो सेलिना लिखेंगे, फॉस्फोरस होगा तो फॉस्फा लिखेंगे और नाइट्रोजन होगा तो एजा लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये सबको हम लोग यूज़ करेंगे एज अ प्रीफिक्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है ना, देखिए बाबू, अब क्या है कि यहाँ पे एक निमोनिक्स है जिसको आपको हर हालत में रटना होगा। इसका बेनिफिट क्या है ना, अगर ये निमोनिक्स को आप लोग रट लेते हो तो इससे बेनिफिट ये होगा कि कितना भी टफ क्वेश्चन हो आप उसको बहुत ईजिली जो है वो क्रैक कर पाओगे। वो क्या है, इरइटॉल इन इपॉक ऑन EC। मैं 4-5 बार आपको रिपीट करता हूँ ताकि आपके माइंड में अभी का अभी जब आप लेक्चर सुन रहे हो तो वो बैठ जाए। हाँ, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि बस ऐसे ही लेक्चर सुन रहे हैं, पेन और पेपर लेके बैठना है, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो इरइटॉल इन इपॉक ऑन EC मतलब, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, निमोनिक्स का कोई एक्चुअली लिटरल मीनिंग नहीं होता, बस ये ऐसे ही है हमारे कंफर्ट के लिए समझने के लिए। तो इरइटॉल इन इपॉक ऑन AC, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए इरइटॉल, फिर इन कर लो इन इपॉक, फिर ऑन कर लो ऑन इपॉक ऑन EC। तो ऐसे हो गया इरइटॉल इन इपॉक ऑन AC। फिर से एक बार बोलो आप लोग, इरइटॉल इन इपॉक ऑन EC। इस तरीके से। ये क्यों मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ बोलने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपका जो है ना ये वर्ड रूट का जो है वो कॉन्सेप्ट तैयार होगा। अब देखिए इर जो है तो इसको इटॉल हो गया इन इपॉक ऑन EC। अब इसका यूज़ कैसे करना है, इसका यूज़ हमें साइज़ ऑफ रिंग में करना है। साइज़ ऑफ रिंग में क्या है ना, देखिए साइज़ ऑफ रिंग मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि आपको हेटेरोसाइक्लिक कोई भी कंपाउंड दिखेगा तो वो साइक्लिक फॉर्म में ही होगा। साइक्लिक फॉर्म में होगा इट मीन्स वो कुछ ना कुछ जो है नंबर ऑफ एटम से फॉर्म किया होगा। माना अभी जस्ट मैंने बताया कि n का वैल्यू मीन्स जो मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ साइक्लिक कंपाउंड दैट इज़ 3। 3 तो मिनिमम एटम्स चाहिए ही, ठीक है, लेकिन 3 से ज़्यादा जितने भी होंगे तो उनको पहले हम लोग देखेंगे। तो उस बेसिस पे जो हम लोग क्या रूट वर्ड डिसाइड करेंगे वो साइज़ ऑफ रिंग देख के। साइज़ ऑफ रिंग मतलब क्या, n मतलब क्या, नंबर ऑफ टोटल एटम्स, ठीक है, कितने एटम्स से वो रिंग बना है तो वो देखेंगे। तो उसके बेसिस पे जो हम लोग क्या मतलब वो उसका रूट वर्ड डालेंगे तो वो है। उसी के लिए हम लोगों ने ये जो है अभी निमोनिक्स को बार बार अभी रिपीट करा रहे थे ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा वो प्रिंट हो जाए अनकॉन्शियस पार्ट में। तो n अगर 3 है तो इर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे अच्छे समझना है, इरइटॉल इन इपॉक ऑन EC। n का वैल्यू अगर 3 एटम से कोई रिंग बना है तो IR इर यूज़ करेंगे, 4 से बना है तो ET इट यूज़ करेंगे, 5 से बना है तो OL यूज़ करेंगे ऑल, 6 से बना है तो इन, 7 से बना है तो इप, 8 से बना है तो ओक, 9 से बना है तो ऑन और 10 से बना है तो इक। तो इसको फिर जल्दी कैसे बोलना है, इरइटॉल इन इपॉक ऑन EC, इरइटॉल इन इपॉक ऑन EC। ये हो गया हमारा। अब चलिए अब नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको अब हम लोग समझते हैं। ये चार्ट में क्या है ना कि साइज़ ऑफ रिंग अभी जस्ट हम लोगों ने देखा क्या कि अगर n का वैल्यू 3 होगा तो इर होगा, 4 होगा तो इट होगा, 5 होगा तो ऑल होगा, 6 होगा तो इन होगा, 7 होगा तो इप होगा, 8 होगा तो ऑक होगा, 9 होगा तो ऑन होगा, 10 होगा तो इक होगा। ये क्लियर हो गया। फिर से एक बार रिपीट, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके अनकॉन्शियस पार्ट में जो है ये बिल्कुल छप जाए। इरइटॉल इन इपॉक ऑन EC, ये हो गया। अब क्या है ना कि ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का हम लोग कॉलम बनाएंगे। सैचुरेटेड क्या होता है, कोई भी आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दिखे जिसमें कोई डबल या मल्टीपल बॉन्ड्स ही ना दिखे, बस सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग सिंपली सैचुरेटेड के कैटेगरी में डाल देंगे। अगर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड्स दिख गया, जनरली डबल बॉन्ड्स दिखते हैं, तो उसको अनसैचुरेटेड के फॉर्म में डाल देंगे। क्लियर। तो कुछ नहीं करना है, ये जो हमें रूट वर्ड मिला है ना, ये साइज़ ऑफ विद द हेल्प ऑफ
विद द हेल्प ऑफ साइज ऑफ रिंग हम लोगों ने डेराइव किया रूट वर्ड्स, जिसको हम लोगों ने निमोनिक्स फॉर्म में याद कर लिया। उसमें जो है बस हमें प्लस ANE कर देना है, उसके सैचुरेटेड फॉर्म में प्लस ANE करना है। कैसे? तो IR है ईर, तो इसमें ANE जोड़ देंगे तो ईरेन। इट है तो इसमें ईटेन हो जाएगा। OL है तो ओलेन हो जाएगा। इन है तो इनेन हो जाएगा। इप है तो इपेन हो जाएगा। देख रहे हो ना, ये जो रूट वर्ड है इसमें ANE बस ऐड हो रहा है। ओक है तो ओकेन हो जाएगा। ऑन है तो ओनेन हो जाएगा। इक है तो इकेन हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने सैचुरेशन के लिए जो है कॉलम में ANE जोड़ा रूट वर्ड में, उसी तरीके से अनसैचुरेशन के लिए हम लोग INE जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इर है तो INE जोड़ देंगे तो इरेन हो जाएगा। अब देखिए 4, 5, 6 को अभी छोड़िए, 7 पे आइए, बताता हूँ क्यों छोड़ना है। तो 7 पे देखना है, तो 7 पे क्या इप है तो INE जोड़ दिए इपाइन हो जाएगा। ओक है तो INE जोड़ दिए तो ओकाइन हो जाएगा। ऑन है तो INE जोड़ दिए तो ओनाइन हो जाएगा। इक है तो INE जोड़ दिए तो इकाइन हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है ना, n = 4, 5, 6 में थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे INE नहीं जोड़ते हैं बल्कि प्लस E जोड़ते हैं। यानी इट है तो इट में E जोड़ दिए। ओल है तो यहाँ पे क्या हो गया, ओल है तो OLE जोड़ दिए, E जोड़ दिए इसमें। इन है तो इन जोड़ दिए। ये क्लियर हो गया? तो आपको भी क्या समझ में आया कि साइज ऑफ रिंग है और उसमें सैचुरेटेड में ANE जोड़ना है, अनसैचुरेटेड में क्या करना है, INE जोड़ना है। बस 4, 5, 6 को हटा के 4, 5, 6 में हमें बस E जोड़ना है। अब एक और इंटरेस्टिंग सा कॉलम बनता है, वो क्या कि सैचुरेटेड हो भैया, लेकिन क्या हो ना कि वो सैचुरेटेड जो है वो ऐसा, मतलब आप इमेजिन करो कि ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो सैचुरेटेड हो, मतलब इसमें किसी भी तरीके का जो है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, वो सिंगल बॉन्डेड हो, लेकिन उसमें जो हेट्रो एटम हो वो नाइट्रोजन हो। तो उस केस में जो है ना, अगर 3 रिंग साइज है तो ये इसमें क्या होता है, इरिडीन यूज़ करते हैं। 4 है तो इटिडीन और 5 है तो ओलिडीन। अब आप बोलोगे कि भैया आप ये बताओ कि अगर वो रिंग साइज जो है 6, 7, 8 कुछ भी है और उसमें अगर नाइट्रोजन एटम एज अ हेट्रो एटम प्रेजेंट हो उस गिवन कंपाउंड में, तब क्या करेंगे? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बस 3, 4, 5 में ही जो है ये थोड़ा सा रूल डिफरेंट होता है। उसके बाद जो है, उसके बाद 6 से लेके आप सोन जो 10 तक जाएं तो उसमें सेम यही रूल आपको सैचुरेशन वाला लगा देना है। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया साइज ऑफ द रिंग, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड जिसमें क्या है, हैविंग नाइट्रोजन एटम एज अ हेट्रो एटम। क्लियर हो गया? ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसी चार्ट को बार बार हम लोग देखेंगे और यहाँ पे चीज़ों को करेंगे। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये जो एग्जाम्पल है, आप ये खुद बताओ कि इस एग्जाम्पल में जो कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो एक यहाँ ऑक्सीजन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 है तो n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू 3 हो गया सिंपली। और इसमें क्या है, हेट्रो एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को एज अ प्रीफिक्स हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सा लिखते हैं, तो ऑक्सा हो गया। ठीक है, ये सैचुरेटेड है और ये n का वैल्यू 3 है। n का वैल्यू 3 है और सैचुरेटेड है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 3 सैचुरेटेड तो इरेन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इरेन लिखा। और ये क्या है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सा हो गया, तो ऑक्सा प्लस इरेन कर देंगे। अब जब ऐड करते हैं तो ए जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, OX आ जाएगा इसका ऑक्सा का, और इधर इरेन लिख देंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा ऑक्सीरेन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें देखिए कितने n का वैल्यू कितना है, कितना नंबर ऑफ एटम्स है, 1, 2, 3। एक पे सल्फर है एज ए हेट्रो एटम, बाकी रिमेनिंग 2 पे कार्बन है। ठीक है, n का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। सैचुरेटेड है, बिल्कुल सैचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो अगर 3 है और सैचुरेटेड है तो इरेन तो होगा, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। अब क्या है, हेट्रो एटम क्या है, सल्फर है, तो सल्फर हेट्रो एटम है तो उसका एज अ प्रीफिक्स हम लोग क्या लिखते हैं, तो थाया लिखते हैं। तो थाया प्लस इरेन जब ऐड करेंगे तो ए यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो थाइरेन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, थाइरेन हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं इस एग्जाम्पल पे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे भी 3 एटम है। एक पे हेट्रो एटम नाइट्रोजन है, रिमेनिंग 2 पे कार्बन एटम है। क्लियर? तो अब क्या है ना कि सबसे पहले नाइट्रोजन जो है ये हेट्रो एटम को एज अ प्रीफिक्स ऐसा लिखा जाता है। अगर आपको लग रहा हो कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ तो ये आप देख सकते हो, अभी जस्ट मैंने ये इसीलिए तो आपको ये करवाया था ना, ये आपको कर लेना है, इसलिए मैं कहा कि कुछ चीज़ों को आपको नोट करना ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन के लिए ऐसा था, इससे पहले ऑक्सीजन के ऑक्सा था, सल्फर के लिए थाया था। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऐसा हो गया। अब क्या है कि देखिए 1, 2, 3, n का वैल्यू 3 है और सैचुरेटेड है,
तो यहाँ पे एन का वैल्यू 3 है, सैचुरेटेड है, तो इरेन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इरेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इरेन जो है उस केस में होगा जब जो है नाइट्रोजन एटम एज अ हेटेरो एटम नहीं होगा। इस केस में नाइट्रोजन है तो यहाँ इरेन ना होके इरिडीन होगा। समझ में आया? n=3 है इस केस में और सैचुरेटेड है लेकिन नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन एटम है तो इरिडीन है। और नाइट्रोजन एटम के अलावा इसके पहले वाले केस में हम लोगों ने देखा तो वहाँ हम लोगों ने इरेन ले लिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एजा था, इरिडीन हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ से ऐड करेंगे तो ए हट जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा, तो एजिरिडीन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो है 1 2 3 4 कितने, एन का वैल्यू क्या है, रिंग साइज़ क्या है, नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सब कुछ एक ही है, सबका मीनिंग। तो ये क्या है, 4 है। एक ऑक्सीजन एटम एज ए हेटेरो एटम है, रिमेनिंग 3 पे कार्बन एटम है, 4 है। और ऑक्सीजन को हेटेरो एटम जो है उसको एज अ प्रीफिक्स ऑक्सा लिखते हैं, 4 है। तो 4 के लिए अब आपको बताए थे इरिटॉल इन इपॉक ऑन ईसी, ये जो है ये शब्द को बार बार रटते रहना, बार बार बोलते रहना है तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये छप जाएगा, इरिटॉल इन इपॉक ऑन ईसी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इर था, इट था, तो अगर एन का वैल्यू जो है 4 आएगा तो इट हो जाएगा। और इट में क्या है, ये डबल बॉन्ड कोई भी नहीं है तो सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इटेन हो जाएगा। तो ऑक्सा था, इधर से इटेन आया तो ऑक्सा प्लस इटेन जब ऐड करेंगे तो ए यहाँ से हट जाएगा तो ऑक्सीटेन हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीटेन। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सिमिलरली उसी तरीके से ये भी 4 है तो यहाँ पे इटेन तो आ जाएगा। अब सल्फ़र है तो इसका एज अ हेटेरो एटम जो है तो इसको एज अ प्रीफिक्स थाया यूज़ करते हैं, थाया प्लस इटेन करेंगे तो यहाँ से ए एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थाईटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी क्या है, 1 2 3 4 4 जो है वो नंबर ऑफ एटम्स हैं जिसमें एक हेटेरो एटम्स नाइट्रोजन है, बाकी रिमेनिंग 3 पे कार्बन एटम है। अब आप देखो कि नाइट्रोजन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ऐसा लिखते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन हेटेरो एटम के लिए प्रीफिक्स हम लोग ऐसा लिखते हैं। अब 4 है तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 के लिए इटेन होगा, लेकिन किसके लिए इटेन होगा, आपको ध्यान में रखना है, इटेन उसके लिए होगा जो नाइट्रोजन एटम नहीं कैरी कर रहा है। अगर जो नाइट्रोजन एटम कैरी करेगा उसके लिए 4 के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इटिडीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एजा प्लस इटिडीन दोनों को ऐड करेंगे तो ए यहाँ से हट जाएगा तो एजिटिडीन हो जाएगा। तो एजिटिडीन जो है ये जो है गिवन कंपाउंड का नेम हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5, तो यहाँ टोटल कितने हैं, टोटल जो है 5 एटम है। एन का वैल्यू जो है वो 5 है, जिसमें एक पे तो हेटेरो एटम ऑक्सीजन है, रिमेनिंग 4 पे कार्बन है। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स ऑक्सा, और आप यहाँ देख रहे होगे तो 5 है और प्लस यहाँ डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, तो सैचुरेशन है, तो 5 सैचुरेशन में क्या हो जाएगा, ऐसे बोल रहे थे ना, इरिटॉल, तो ये 3 का था IR, 4 का इट, और OL क्या हो गया, 5 का हो गया, OL हो गया, और क्योंकि सैचुरेटेड है तो ANE ऐड होगा तो ओलेन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ ओलेन आ गया, और ये ऑक्सा था, ठीक है, ऑक्सा इसका था, तो ऑक्सा प्लस ओलेन करेंगे तो ए एलिमिनेट होके OXOLANE, तो ऑक्सोलेन हो जाएगा, ऑक्सोलेन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 है तो 5 है तो ओलेन, अभी जस्ट मैंने समझाया कैसे होगा, वो हो गया ओलेन। ठीक है, अब सल्फ़र के लिए प्रीफिक्स थाया यूज़ होता है, दोनों को ऐड करेंगे, ए यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा, THIOLANE, थायोलेन हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है। ठीक है, 6 एटम्स हैं जिसमें एक जो है हेटेरो एटम नाइट्रोजन है, बाकी रिमेनिंग 5 पे जो है वो कार्बन एटम है। नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स ऐसा लिखते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि अब यहाँ पे क्या है, एन का वैल्यू 6 है और प्लस वो क्या है, सैचुरेटेड है और नाइट्रोजन एटम है। तो चार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा देखो आप, तो देखो एन का वैल्यू 6 है और वो सैचुरेटेड है लेकिन वो नाइट्रोजन एटम है, तो 6 के लिए कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, फ़र्क तब पड़ता ना जब उसका वैल्यू एन का वैल्यू 3 4 5 होता। 6 के लिए जो है उसके बाद 6 से जो है 5 के बाद जो भी आ रहा है, जैसे 6 7 8 कुछ भी आ रहा है, तो उसमें कोई भी हेटेरो एटम हो, सैचुरेशन के केस में बोल रहे हैं, कोई भी हेटेरो एटम हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, कुछ भी हो, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही सेकंड वाला जो है कॉलम जो है वो आपके लिए वैलिड है। ठीक है, ये जो चार्ट का सेकंड कॉलम है।
तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, 6 के लिए क्या हो जाएगा, इनेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, देखिए कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया। तो यहाँ पे इनेन हो गया और एज़ा था, एज़ा तो इसका प्रीफिक्स है, तो एज़ा प्लस इनेन करेंगे, ए यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एज इनेन हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन का, कि हेट्रो एटम का तो आप सिंपली अभी बहुत सिंपलेस्ट कर रहे थे, उसमें अगर किसी भी तरीके का सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए, कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया जाए, तब नेमिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जब भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड होता है, तो ये तो आपको बेसिक IUPAC का पता होगा, नोमेनक्लेचर का। फिर हम लोग प्रायोरिटी सेट करते हैं। तो प्रायोरिटी इस केस में क्या होता है ना, कि हमेशा जो है प्रेफरेंस जो है, या फिर आप कह लो प्रायोरिटी जो है, वो हेट्रो एटम्स को दिया जाता है ओवर सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास जो कंपाउंड, ये जो क्वेश्चन में जो ये कंपाउंड गिवन है, इसमें देखो ऑक्सीजन हेट्रो एटम, तो प्रायोरिटी इसको मिलेगा, ना कि ये सब्स्टिट्यूएंट को। तो इसको 1 देंगे, फिर सेकंड इसको दे देंगे 3 हो गया। अब सेकंड पे क्या है, 1 2 3, सेकंड पे क्या है, प्रोपाइल है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट प्रोपाइल लिख लेंगे। अब क्या है, ये प्रोपाइल हो गया यहाँ पे, यहाँ तक। अब क्या है, ये ऑक्सो है, ऑक्सीरेन था, अभी जस्ट हम लोग ने किया कैसे, तो पहले ये क्या हो जाएगा, ऑक्सा हो जाएगा, और 3 मेंबर्ड है, और तो इरेटॉल था ना, तो इरेन हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ऑक्सीरेन। तो इसका पूरे का कंपाउंड का नेम तो ऑक्सीरेन हो गया, और यहाँ पे जो है इतना दूर जो है 2 प्रोपाइल, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट लग गया, काम खत्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी एन का वैल्यू 3 है, यानी 3 मेंबर्ड रिंग है। इसमें भी हम लोग देखते हैं, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहाँ पे ब्रोमीन है और दूसरा इथाइल है। अब आप देखो, पहला तो मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले प्रायोरिटी नंबरिंग के समय किसको देंगे, तो हम लोग हेट्रो एटम को देंगे, तो 1 इसमें यहाँ पे आराम से नंबरिंग कर दिए। सेकंड किसको देंगे, तो भैया एक तरफ ये ब्रोमीन है और एक तरफ ये क्या है, इथाइल है, तो E और B है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली फिर हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, तो ये हम ब्रोमीन वाले ग्रुप को देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि B आ रहा है, और ये क्या है, इथाइल है, तो B कम्स बिफोर E। तो यहाँ सेकंड नंबरिंग इसको देंगे और थर्ड इसको देंगे। ठीक है, तो सेकंड पे क्या होगा, ब्रोमो, ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया। थर्ड पे क्या है, इथाइल, ये हम लोगों ने एक और सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया। अब इसका नाम क्या था, अभी जस्ट बताया था, इसका नाम ये एज़ा है, और क्योंकि 3 मेंबर्ड ये क्या सैचुरेटेड है, तो इरेन होगा या इरिडीन होगा, आप बताओ, इरेन होगा या इरिडीन होगा। तो इरेन किसके लिए होता है, जिसका वैल्यू n=3 होता है, सैचुरेटेड होता है, और जिसमें हेट्रो एटम n के अलावा होता है, और जिसमें n हो जाता है वो क्या होता है, इरिडीन। तो एज़ा प्लस इरिडीन, तो क्या हो जाएगा, एजीरिडीन, ये हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ तक तो हमारा कहानी यही सब्स्टिट्यूएंट का चला, 2 ब्रोमो 3 इथाइल, और उसके बाद एजीरिडीन हम लोग ऐड कर देंगे। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये जो एग्जांपल है, तो यहाँ पे सल्फ़र आप लोग देख रहे होंगे एज अ हेट्रो एटम है, और यहाँ हेट्रो एटम है, तो इधर से प्रायोरिटी होगा। अब देखिए प्रायोरिटी फिर इसको ब्रोमो को 2 को जाएगा, फिर 3 4 5 इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पे ब्रोमो हो जाएगा, 4 पे क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सल्फ़र है, तो सल्फ़र का प्रीफिक्स क्या होता है, थायोल होता है, और ये हो जाता है ओलेन हो जाता है। कैसे, तो क्या था, इट ऑल इन, तो ये था ना 3 4 5, तो 3 4 5, बार बार आप लोग को इस चीज़ को न्यूमेनिक्स को बार बार जो है वो रिपीट करते रहना है। ठीक है, तो बार बार जब आप लोग रिपीट करो, तो इरिटॉल इन इपॉक ऑन ईसी वाला ईसी। ठीक है, तो इरिटॉल आ गया, तो 3 4 5 ऑल आ गया, और प्लस क्या है, ये कोई अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड है, तो एन ऐड करेंगे तो ओलेन हो जाएगा। और ये क्या है, तो थाया है इसका प्रीफिक्स, और प्लस ओलेन है, यहाँ से जोड़ेंगे तो ए हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थायोलेन हो जाएगा। तो इतना तक तो है, 2 ब्रोमो 4 इथाइल तक तो ये सब्स्टिट्यूएंट था, फिर थायोलेन हो गया। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है ना, कि आप ये देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए कभी भी जो है ना सैचुरेटेड, ये आप याद रखो, सैचुरेटेड लिंकेज को जो है ना IUPAC में, इसके हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड के IUPAC में सैचुरेटेड लिंकेज को जो है हमेशा प्रायोरिटी दिया जाता है ओवर अनसैचुरेटेड लिंकेज। ठीक है,
उसका मतलब क्या, अभी मैं आपको अभी तुरंत समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है ना कि जैसे O है और इसका टोटल कितने एटम्स हैं, तो 8 हैं। इस तरीके से तो नंबरिंग कर लिया आप लोगों ने। अब आप ये बताओ कि मैंने इधर से स्टार्ट किया ना 1 2, आप सोचो O है यहाँ पे, मैंने 2 लिखा यहाँ, मैं 2 की जगह यहाँ पे मैं ऐसे स्टार्ट किया ना नंबरिंग, अभी लिखा इसका नंबरिंग ऐसे है ऑलरेडी। मैं ऐसे ना करके अब मैं इसको उल्टा करता हूँ, मैं ऐसे करना चाहता हूँ। मीन्स अब क्या हो, ये 1 रहेगा, ठीक है, यहाँ 2 हो जाए, यहाँ 3 हो जाए, 4 हो जाए, ये 5 6 7 8। क्या प्रॉब्लम है, हम इस साइड से क्यों नहीं कर सकते? प्रॉब्लम है बाबू, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग इस साइड से कर रहे हैं तो आप ये बताओ कि अगर हम लोग इधर मूव कर रहे हैं इस साइड, ठीक है, ये हेट्रोएटम को ही सेंटर बना के देखना आप लोग, हेट्रोएटम के इस साइड मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का लिंकेज आ रहा है। और इस साइड अगर हम लोग मूव करते हैं तो सिंगल बॉन्ड का, तो सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है मीन्स सैचुरेटेड लिंकेज। और इधर अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड है मतलब सैचुरेटेड लिंकेज है। इधर हम लोग मूव कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड है मीन्स अनसैचुरेटेड लिंकेज है। अगर हम लोग 2 लिख दे रहे हैं तो हम लोगों ने क्या किया, इधर से नंबरिंग करके हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि अनसैचुरेटेड लिंकेज का जो है वो प्रायोरिटी है ओवर सैचुरेटेड लिंकेज। इसलिए इधर से जो नोमेनक्लेचर जो हम लोग करेंगे वो गलत है। और जो रेड से जो लिखा हुआ है ये इधर से, ये इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे सैचुरेटेड लिंकेज जा रहा है, कि सैचुरेटेड लिंकेज पहले हो जाएगा सिंगल बॉन्ड वाला, बाद में लास्ट में जो भी नंबरिंग करते करते आएगा वो अलॉट होगा अनसैचुरेटेड लिंकेज को नंबर। ठीक है, इस तरीके से कर लिया तो यहाँ काम ख़त्म। अब चलिए 2 3 4 इतना लिंकेज तक जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है मतलब सैचुरेटेड लिंकेज है। तो 2 3 4 जो है ये हो गया। और सब पे क्या है, हाइड्रोजन है सब पे, तो टोटल कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया, तो 3 हाइड्रो, तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो गया 2 3 4 ट्राई हाइड्रो। अब यहाँ पे फोकस करना है, n इज इक्वल टू कितना है, ये बहुत ध्यान से सुनना है। n टोटल हम लोगों ने नंबरिंग किया 8 है। और क्या है, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड का केस है, तो बाबू ये अनसैचुरेटेड का केस है। ठीक है, ये किसका केस है, अनसैचुरेटेड का। अब क्योंकि क्या है यहाँ पे हेट्रोएटम क्या है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, ऑक्सा। अब ये n इज इक्वल टू 8 है और अनसैचुरेटेड। अब जरा आप देखो इसके अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग क्या है, n इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे अनसैचुरेटेड में क्या होना चाहिए, ओकाइन, OCINE। तो यहाँ देखो अब हम लोगों ने OCINE होना चाहिए, तो ये देखो ऑक्सा हो गया अब प्लस OCINE। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से A जो है रिमूव करेगा तो ऑक्सोकाइन हो जाएगा। 2 3 4 ट्राई हाइड्रो, ये तो सिंगल बॉन्ड का था सैचुरेटेड, ये तो एज हम लोग पहले मेंशन करना तो कर दिए। और बाकी जो बचा, बाकी के लिए तो भाई ऑक्सोकाइन, ये तो हमारा जो अभी इतने टाइम से जो पढ़ रहे थे वही हो गया। तो इसका फाइनल नेम क्या आ गया, 2 3 4 ट्राई हाइड्रो ऑक्सोकाइन, ये इसका नेम हो गया। तो आई होप हम लोगों ने जो भी 7-8, अभी मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं कितना एग्जाम्पल हम लोगों ने किया, जो भी हम लोगों ने 7-8 एग्जाम्पल रफली किया उसके थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें हम लोगों ने सिंपली क्या किया, सबसे पहले बहुत लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक समझा हेट्रोएटम को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। फिर हम लोगों ने उसके बाद देखा कि हेट्रोएटम का जो है प्रीफिक्स क्या लिखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सा एक प्यारा सा निमोनिक्स आपके लिए जनरेट किया, कौन सा, इरिटॉल इन इपॉक ऑन EC E और C वाला। उस निमोनिक्स के बेसिस पे हम लोगों ने रूट वर्ड जनरेट किया। और रूट वर्ड से फर्दर जो हम लोगों ने एक चार्ट बनाया, वो चार्ट में कितना था, 4 कॉलम। पहला कॉलम में रूट वर्ड था, मतलब नंबर ऑफ रिंग्स के, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, n के बेसिस पे हम लोगों ने लिखा। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में हम लोगों ने लिखा उसका सैचुरेटेड फॉर्म, अनसैचुरेटेड फॉर्म, और लास्ट कॉलम में हम लोगों ने लिखा सैचुरेटेड हो लेकिन हैविंग नाइट्रोजन एज अ हेट्रोएटम, वो लिखा। उस चार्ट को मैंने आपको बार बार रिपीट किया। उसी चार्ट की मदद से हम लोगों ने जितना है 7-8 एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट किया। तो आई होप, मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरीके का डाउट रह गया होगा रिगार्डिंग हेंस विडमेन नोमेनक्लेचर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसके बाद भी अगर कहीं पे भी किसी में भी डाउट हो रहा हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, इस मैनुअल केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।